तो अब सिर्फ 41 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 41 दिन बचे हुए हैं। यदि अब तक आप जागे नहीं हैं तो अब जागने का समय आ गया है। और सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना है, तो सबसे पहले आपको हिंदी टारगेट करनी होगी, जिसमें कि आप 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हिंदी का जो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगले 15 दिनों में कैसे हिंदी को आसानी से पूरा सिलेबस कर पाएंगे। और इसके बाद फिर आपके पास सिर्फ समय बचेगा रिवीजन के लिए। तो दोस्त, सबसे पहले तो देखिए, ये जो मैं प्लानिंग आपके सामने बताने वाला हूँ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लानिंग होगी। और इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वह यह होगा कि आपको खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर रखने होंगे, ताकि आप जब रिवीजन का समय आए तो आपको सिर्फ एक या आधा दिन ही लगे और आसानी से आप हिंदी की सारी कंसेप्ट को रिवीजन कर पाएँ। और नोट्स भी आपको हर चीज़ के नहीं बनाने, सिर्फ ऐसी चीज़ों के बनाने जो आपको लगता है कि ये थोड़ा मैं भूल सकता हूँ या इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और जो चीज़ आपको बहुत सिंपल लगती है, अरे ये तो मैं कर ही लेता हूँ, तो उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि आप हिंदी को रोज़ का 1 से या 2 घंटा कम से कम दीजिए। और सिर्फ 15 दिन में देखिए कि आप हिंदी का कैसे सिलेबस ऑटोमेटिक ही कर पाएंगे। तो जो मेरा पहला चरण होगा वह व्याकरण और रचनात्मक लेखन से शुरू होगा। कारण क्या है, तो देखिए, व्याकरण यूनिवर्सल है, सिंपल सी बात है। और व्याकरण से क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि बेसिक व्याकरण को, यानी कि व्याकरण की पहचान तो कर सको आप, संधि क्या होती है, किस प्रकार से होती है ये तो पता हो, समास क्या होता है, कैसे होते हैं ये तो पता हो। तो मतलब बेसिक व्याकरण को आपको पहले 5 दिनों में निपटाना है। तो देखिए किस प्रकार से निपटाना है। तो सबसे पहला दिन जब आपका शुरू होगा, अब चाहे भाई आप आज से शुरू करें या फिर कल से शुरू करें, ये आप पर निर्भर करता है। पहले दिन आपको संधि और समास, दो चीज़ों को उठाना है। आप किसी भी हिंदी की व्याकरण की किताब को उठा लीजिए और उसमें से बेसिक बेसिक संधि, किस प्रकार से स्वर संधि के नियम कार्य करते हैं, किस प्रकार समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज में क्या नियम लगते हैं, कैसे शब्दों को पहचाना जाता है, इस प्रकार से आपको संधि और समास को पढ़ लेना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और जो भी आपको जिस जौन सी भी संधि में आपको दिक्कत आ रही है उसको आप एक नोट बनाएंगे और उसके रूप में लिख लेंगे। इसी प्रकार समास को लिख लेंगे। तो आपको सिर्फ 2 घंटे देने, यानी कि 1 घंटा आप देंगे संधि के लिए और 1 घंटा देंगे आप समास के लिए। तो आपका पहले दिन का कार्य हो जाएगा पूरा संधि और समास का। यहाँ पर मैं एक चीज़ से समझा दूँ, हो सकता है आप सिर्फ 50% ही सीख पाएँ, 60% ही सीख पाएँ, लेकिन कुछ ना सीखने से बेहतर है आप कुछ सीख जाएंगे। तो पहला दिन आपको देना है संधि समाज में। अब आता है अगला दिन। अगला दिन दीजिए आप रस और अलंकार को। तो रस और अलंकार के लिए भी आप व्याकरण की कोई भी किताब उठा सकते हैं और बेसिक रस और अलंकार को पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास बुक्स की या नहीं है तो आप यूट्यूब के ज़रिए भी पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पर दुनिया भर का कंटेंट डला हुआ है। और रस और अलंकार पर तो मैंने ही कल ही बहुत ही शानदार और सिंपल वीडियो डाल दी है, जिसमें रस और अलंकार को तो मैंने जो है गानों के ज़रिए समझाने का प्रयास किया, यानी कि जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, ताकि आपके दिमाग में वह छपे ही रहें, भूलें ही ना आप। तो रस और अलंकार की वीडियो देखिए या फिर किसी बुक से कवर कीजिए। दूसरे दिन आपको 1 घंटा रस को, 1 घंटा क्या मैं कहता हूँ 30 मिनट, 30 मिनट आप रस आसानी से कर पाएंगे। और 1.5 घंटा दीजिए आप अलंकार को, और या फिर 1 घंटा दीजिए बेसिक बेसिक अलंकार, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो कि शब्द अलंकार होते हैं, इनको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके अलावा अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक से रूपक और उपमा से अलंकारों से आएंगे, यानी ये 3 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और 2-3 और भी हैं जो कि सिंपल होते हैं, बस उनका समझने का एक नज़रिया होता है अलग से। तो दूसरे दिन आपको करना है रस और अलंकार को। इसके बाद जब आपका तीसरा दिन आए तो आप छंद उठाइए। छंद में दोहा और चौपाई मेन है, इनको देख लीजिए कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई किस प्रकार से रहती, कुंडलीय छंद कैसे होता है, इस प्रकार की चीज़ें। और मुहावरे और लोकोक्तियों को साथ में पढ़ लीजिएगा। चौथे दिन आपको करना है पत्र लेखन और निबंध लेखन के प्रारूप को समझना है। इनकी पत्र लेखन में किस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है, क्योंकि यही भी आपके सिलेबस में आएगा, आपसे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रस्तावना में होता है, क्या उपसंहार में, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो करना है। 5वें दिन आपको अपठित गद्यांश को देना है। और यदि अपठित गद्यांश आपको लगता है कि अरे अपठित गद्यांश तो काफ़ी सिंपल है, मुझे इसके लिए समय नहीं देना, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से 5 दिन में आप करेंगे व्याकरण का और रचनात्मक लेखन का रिवीजन। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अपनाएंगे। इसके अगले 5 दिन आप कहाँ देने वो देखिए। अब आपका द्वितीय चरण शुरू होगा, जिसमें आप गद्य खंड को उठाएंगे और कृतिका के भाग को पढ़ना शुरू करेंगे।
पहला, कहानियों को एक बार ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर समझ रहे हैं, इसमें आपको जो देखिए या तो कोई निबंध टाइप का मिलेगा, व्यंग मिलेगा या कहानी मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको इसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो पहले दिन यानी कि आपका जो छठवां दिन होगा हिंदी के लिए, उसमें आपको करना है स्वयं प्रकाश का चश्मा, स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। और इसमें भी आपको क्या नोट्स इसमें भी बनाने होंगे, किस प्रकार के। तो देखिए, जैसे स्वयं प्रकाश हैं तो इनका कवि परिचय भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। तो स्वयं प्रकाश के बारे में जितनी जानकारी आप उसमें पढ़ेंगे तो उसको कलेक्ट करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा नेताजी के चश्मा में जो उन्होंने व्यंग किए हों या तर्क दिए हों और आपको लगे कि मैं इसको बाद में भूल सकता हूँ, तो उस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी के बाल गोविंद भगत को पढ़िएगा, ये भी काफ़ी सिंपल रहेगा। और राम वृक्ष बेनीपुरी का कवि परिचय भी समझ लीजिएगा और बाल गोविंद भगत से कुछ इंपॉर्टेंट लगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो छठवां दिन आपका चला जाएगा इसमें। सातवें दिन आप उठाइए गद्य में यशपाल के लखनवी अंदाज को और मन्नू भंडारी की एक कहानी है भी को। इनको भी सेम उसी तरीके से आपको करना है। मन्नू भंडारी और यशपाल के बारे में भी जानकर लिख लेना है। और आठवें दिन आप उठाएंगे कृतिका का भाग दो और माता का आंचल। तो यह इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, कृतिका भाग दो का मैं माता का आंचल, इसको आठवें दिन कर लीजिएगा। इस प्रकार से नवें दिन आप कृतिका भाग दो से जॉर्ज पंचम की नाक को उठा लीजिएगा। इसके अलावा साना साना हाथी जोड़ी को उठा लीजिएगा। और फिर जो है 10वें दिन आप सभी गद्य पाठों के मुख्य पात्र और लेखकों का अच्छे से करेंगे रिवीजन। तो इस प्रकार से आपका जो है हिंदी काफ़ी आसान हो जाएगा। और अब आप पहुंच चुकी हैं जब आपकी 60 या 70% हिंदी कवर हो गई है। अब आपके पास अंतिम भाग होगा जिसमें 11 से 15 दिन आपको उठाना है काव्यखंड और यह आपका अंतिम रिवीजन होगा। कविताओं के भाव को समझिए और कवियों की भाषा की शैली पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सूरदास के पद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सूरदास के पद पढ़िए, सूरदास के बारे में जानकारी लीजिए, किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या किया और किस कहाँ रहते थे, सब सारी जानकारी के नोट्स बनाइए। तुलसीदास को पढ़िए, रामचरित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस के बालकांड का ही भाग है, उसको पढ़िए, उसको समझ के और उसके नोट्स बनाइए, शब्दों को समझिए उसके। 12वें दिन देव की रचना है फागुनी रैन सुगत को पढ़िए और जयशंकर प्रसाद की आंसू के फूल की माला को पढ़िए और अच्छे से समझिए। 13वें दिन निराला की कविताएँ बादल राग और नागार्जुन की कविताएँ खेती की पाती। इसके अलावा 14वां दिन आप सभी कवियों की जीवन परिचय और उनकी मुख्य काव्य की विशेषताओं का पर ध्यान देंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। 15वां दिन आपके लिए मैं देता हूँ पूरे सिलेबस का एक रिवीजन और एक मॉक टेस्ट ज़रूर हल करें, जिससे आपको पता चले कि आप 20 में से कितने कर पा रहे हैं। और पहले एक तो अभी आपको शुरुआत में ही लगाने, देखिए 3 मॉक टेस्ट तो मैं हिंदी के अपने ही चैनल पर करवा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाए हूँ, वही क्वेश्चन उठाए जो रिसेंट हिंदी में जो है MPSB का जो एप्ट का पैटर्न है, वो जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वही क्वेश्चन और आपके सिलेबस से मैच करते हुए, ऐसा नहीं कोई सा भी हिंदी का उठा कर कराया हूँ मैंने। तो वो 20-20 के 3 सेट करा चुका हूँ, तो उन सेट को में से भी आप पढ़ कर देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जब मैंने ये 15 दिन के बाद आप देखेंगे, फिर करके दोबारा देखिए, किसी भी मॉक टेस्ट को लगाइए हिंदी के, आप कितने कर पा रहे हैं, आपको अपने आप में अंतर समझ आएगा। और इससे होगा क्या कि आप देखिए सिलेबस में काफ़ी चीज़ें हैं, इंग्लिश भी पढ़नी है, सामाजिक भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है और मैथ तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो एक चीज़ का बोझ आपसे आपके सर से कम हो जाएगा, तो आप में जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा और मोटिवेट भी हो जाएंगे। और वो सिर्फ हिंदी ही कर सकती है जो आपके सर से बोझ को ख़त्म कर दे, क्योंकि और सारे जो टॉपिक होंगे उनमें आप एकदम से इतने जल्दी करते हुए कि 1-1 घंटा दिया और 15 दिन में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो महारत हासिल सिर्फ आप हिंदी में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी के लिए आपको जो है टाइम टेबल या एक तरीके से कहें कि रिवीजन के लिए बनाया है। और इसको यदि आप अमल करते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अच्छे से यदि आपने इस सारी चीज़ें कर ली तो आप 20 में से 16, 17 और 18 तक और 19 तक भी चले जाएंगे। और जो अच्छे व्यक्ति होंगे यानी कि जो बहुत ध्यान से पढ़ने वाले होंगे तो वो तो 20-20 तक भी जाएंगे।
तो सफलता के लिए कुछ टिप्स और हैं, जैसे लेखक परिचय। व्याकरण सेक्शन में कवि लेखक परिचय अलग से दिया गया है, यानी कि जो व्याकरण सेक्शन है उसमें लिखा है कि हम कवि और लेखक परिचय पूछेंगे। तो अभी कौन से कवि और लेखक का परिचय पूछेंगे? तो वही कवि और लेखक पूछेंगे जो आप वो जिनकी आप संरचनाएँ पढ़वा रहे हैं। तो इसलिए इसको अलग से करने की जगह आप पाठ को पढ़ते समय ही करते रहिए, काफ़ी आसान रहेगा। इसके अलावा हर चैप्टर के मुख्य बिंदु, यानी कि जो मुख्य बिंदु होंगे उन्हें लिख लें, ताकि अंत में दोहराने में आपको आसानी हो। इससे क्या हो, देखो नोट्स आपको लगेगा कि क्या यार टाइम वेस्ट होगा फालतू में, लेकिन जब आपका समय रिवीजन का आ जाएगा, जब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और आपको पता चलेगा कि मेरे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आपको रिवीजन तो करना ही होगा ना। तो क्या फिर शुरू से ये किताब उठाओगे, बुक किताब उठाओगे? उससे अच्छा है आपने नोट्स बनाए हैं ना, नोट्स से पढ़ोगे 3-3 4-4 घंटे में एक-एक सब्जेक्ट निपटा के आप 2-4 दिन में आसानी से सारा रिवीजन कर पाओगे ना। तो इसलिए नोट्स ज़रूरी है। तो नोट्स सिर्फ उतना ही बनाएँ जितनी आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप उनको पता चले सजा रही हैं, अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे लिख लीजिए कि आपको समझ आ जाए, और शॉर्ट में लिखिए जितना हो सके, ताकि सिर्फ आपको समझ आना चाहिए ना, दुनिया को नहीं आ रहा है समझ, किसी को देखकर वो हँस रहा है कि क्या लिखा है इसने, तो उससे अपन ही क्या फ़र्क पड़ता है। यदि आपको समझ आ रहा है तो बस आपका काम होना चाहिए, किसी और से क्या मतलब। तो उम्मीद है यह आपको समझ आया हो किस प्रकार से आपको हिंदी को टैकल करना है, और बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद है आप ज़रूर एमपी में जो है हॉस्पिटल असिस्टेंट की जॉब लेकर रहेंगे। धन्यवाद।